मॉर्निंग टू ऑल। और आपके सामने आज का जो सेशन होने जा रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो कैबिनेट है उसको रीशफल किया गया, जिसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस हुए। तो इस पूरे सिनारियो के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेशन लिया था जहाँ पे मैंने आपको सारे मिनिस्टर्स, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज और उनके पास में पहले कौन सी मिनिस्ट्री थी और अब कौन सी मिनिस्ट्री आई है, ये पूरा का पूरा मैंने एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है। लेकिन आज इस सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि पहला का जो मतलब इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की अगर हम बात करें जो अभी आई थी, तो इसमें जो पहले का कैबिनेट था उससे इस बार का कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हुई हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मीडिया ने फोकस किया है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस पर्टिकुलर सेशन में। शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन सेशन के लिंक को लाइक और शेयर करने की तो होती है, तो एक बार से एक काम कर लीजिएगा। तो आइए ज़रा डिस्कस करना शुरू करते हैं। भाई बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके साथ में कोई भी क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका सीधे सीधे रेजिग्नेशन लिया गया। तो मीडिया कवरेज क्या है वो आप भी जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक और सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। देखो होता क्या है कि ये ऐसे जो डिस्क्रिप्टिव टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं ना, ये आपके आंसर राइटिंग में, एसे फ्रेमिंग में, इन सब जगह पे ये आपके लिए काम आते हैं। तो इसलिए इन पॉइंट्स को लिख लिया करिए, आपके काम ही आएगा। ओके चलो, अच्छा तो समझाते हैं कि कहानी जो है, कहानी की शुरुआत वो कहाँ से रही है। देखिए अभी लेटेस्ट में पहले हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन बन के आ रही थी, हेडलाइन की में लिखा हुआ था नॉन परफॉर्मिंग एसेट। समझे आप, यानी कि एनपीए। आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर में एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या है, किसी बैंक ने अगर विजय माल्या को लोन दिया है और विजय माल्या उस पैसे को लेके भाग गए, वो पैसा बैंक के पास में वापस नहीं आया, तो जो ये पैसा वापस नहीं आया उसे हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। भाई ये एसेट नहीं है, ये हमारे लिए प्रॉफिट लेकर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उससे पैसा निकलवाएंगे। तो यहाँ पर एक टर्म दिया जा रहा था कि अब की बार जो भी चीज़ें हुई हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछली बार का जो कैबिनेट था वो एक तरीके से नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा हमें आउटकम निकाल कर नहीं दिया। चलो ठीक है। दूसरी, अच्छा हाँ, जितने शब्द का इस्तेमाल हम करने वाले हैं वो सारा का सारा आपके एडिटोरियल के सेक्शन का है। ये मत सोचिएगा कि इसमें मैम का कोई भी स्टेटमेंट है, जो मेरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आखिरी में आएगा। चलिए अच्छा सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, जब यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का नाम लिया गया तो दूसरी तरफ यहाँ पे एक और शब्द इस्तेमाल किया, वो था मास्टर स्ट्रोक। दूसरी तरफ ये बोला गया कि इस बार ये जो चेंजेस हुए हैं ये एक तरीके से गवर्नमेंट का मास्टर स्ट्रोक है और इससे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो ऐसा क्या चेंज हो गया है जो यहाँ पे दो अलग अलग व्यूज आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजिग्नेशन की, जो रिजिग्नेशंस यहाँ पर किए गए। पहला रिजिग्नेशन वो है हर्षवर्धन जी का। इतनी ज़्यादा बार हम लोगों ने इनका नाम सुना हुआ था कि अगर कोई नींद में भी पूछ ले कोरोना वायरस, तो हमारे मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलेगा, हर्षवर्धन। मालूम है क्यों? क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर है भाई, ऐसे छोटी मोटी बात थोड़ी ना। तो ये थे हमारे देश के अंदर हेल्थ मिनिस्टर, इनको अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ी। अब आप कहेंगे तो ऐसा हो क्यों गया, क्या इसका कोई रीज़न दिया गया? देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब रीशफलिंग होती है तो कोई रीज़न नहीं दिया जाता है, वो यहाँ पे मीडिया कवरेज अपने हिसाब से होता है और अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके एक पूरा सिनारियो बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हर्षवर्धन जी ने क्या किया था, पूरे इस कोरोना काल में जहाँ पे इंडिया ने फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव जो आने वाली है इसको फेस किया, तो उसी समय पर हर्षवर्धन जी ने काम तो अच्छा किया, लेकिन इसी काम के साथ में इनके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई कि इंडिया इतनी बुरी कंडीशन में कैसे पहुंच गई, जब हमें पता था कि दूसरी लहर आने वाली है तो हम पहले से तैयार क्यों नहीं हुए। तो इसी क्वेश्चन मार्क को लेते हुए यहाँ पे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है यही रीज़न रहा हो कि इन्होंने क्या इंडिया को पहले से यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं मिटिगेशन प्रोसेसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये क्राइसिस आया और क्राइसिस आने के बाद में इनको अपनी जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ी, अपना इस्तीफा देना पड़ा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि नए वाले हेल्थ मिनिस्टर कौन है, और ये ध्यान रखना कि आज दोपहर में 2 बजे इन्हीं सब के ऊपर आपका टेस्ट है अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में। चलिए, तो ये तो पहला नाम हो गया, लेकिन यहीं से आपको एक और नाम बताते हैं। कोरोनिल का नाम आप सभी ने सुना होगा। कोरोनिल क्या थी? ये वैक्सीन थी जिसको लॉन्च किया गया था बाबा रामदेव जी के द्वारा, और जब ये वैक्सीन आई थी तो उस टाइम पे हर्षवर्धन जी थे जिन्होंने इसको लॉन्च किया था, और इसकी वजह से भी इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। चलो ठीक है, कोई ना, दूसरा नाम देखते हैं यहाँ पे क्या है। दूसरा नाम है एनवायरमेंट मिनिस्टर।
कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। अब देखो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा तो आपने कहा, मतलब दिमाग में आ गया होगा कि मैम ऐसा थोड़ी ना कुछ हुआ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में कहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था कि इनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। सुनिएगा, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक ऐसा लॉ बनाया गया था जिसके अंदर ये बोला गया था कि अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है और उस प्रोजेक्ट को पास होने के लिए अगर यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के नोड की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है तो उसको अप्रूवल दे दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट इस एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर अप्रूवल मिलता है और वहाँ पे फॉरेस्ट्री एरिया है तो कोई भी पर्सन उसके अगेंस्ट जाके अपील नहीं कर सकता था। एक और स्टेटमेंट इसके अंदर दिया था और वो ये था पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस। ये क्या होता है, इसको लिखना। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लान बनके तैयार हो गया, ठीक है ना, पहले इसको क्लियरेंस नहीं मिल रहा था, पहले गवर्नमेंट भी इसको क्लियरेंस नहीं दे रही थी, बाकी एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो भी इसको अप्रूवल नहीं दे रही थी, लेकिन जब ये प्लान बनके तैयार हो जाता है उसके बाद में अगर ये सरकार के पास में आता है या अगर ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास में आता है तो इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस जो थे वो एनवायरमेंट एक्ट के अंदर बनाए जा रहे थे, जिसके चलते इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था और ऐसा माना जा रहा है कि यही रीज़न था जिसकी वजह से इनकी कुर्सी चली गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नाम जो इस्तीफा हुआ है, तीसरे नाम की तरफ आएंगे तो रमेश पोखरियाल जी। बड़ा दिल दुखा होगा आप लोगों का कि हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो एजुकेशन मिनिस्टर याद हुए थे, अब नए वाले याद करने पड़ेंगे। और जितने ये नाम मैं आपको रिजाइन बोल रही हूँ, नए नए कौन बने कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, ठीक है। रमेश पोखरियाल जी भाई एजुकेशन मिनिस्टर थे, काम तो बहुत अच्छा किया था, नई वाली एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, अलग अलग जगह पे डिजिटलाइजेशन किया गया, फिर कैसे कनेक्टिविटी देनी है, कैसे एजुकेशन आगे जाएगी, क्या क्या मोड हो सकते हैं, अलग अलग टारगेट, सारा काम इन्होंने किया था, कोई गलती नहीं थी। लेकिन पता है यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आ गई। चलो ध्यान से, एजुकेशन पॉलिसी की जब आप बात करते हो या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आप बात करेंगे तो ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाता कि नहीं हो पाता, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। दूसरा पॉइंट, इस कोरोना काल के टाइम पे इतने सारे ऐसे बच्चे थे जिनको प्रॉपर स्कूलिंग तो छोड़ दीजिए, उनको प्रॉपर यहाँ पे किसी भी तरीके से एक कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत भी अगर बच्चा पढ़ लेता है तो हाँ ठीक है बच्चे ने पढ़ाई कर ली, वो वैसा वाला फील आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी पढ़ाई पूरी तरीके से छूट चुकी थी और यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर दिखाया तो ये गया था कि एनरोलमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल एनरोलमेंट लेवल जो था वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता चला जा रहा था। तो यहाँ पर ये रीज़न जो है वो रीज़न यहाँ पे माना जा रहा था कि हो सकता है इसी की वजह से इनको यहाँ से हटाया गया हो। चलिए चौथा नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है भाई, आईटी मिनिस्टर जो थे, क्या नाम था उनका, मेरे को बताना पड़ेगा, तुम लोग बताओगे, चलो बताओ। अच्छा आईटी मिनिस्टर कौन थे? देखिए जब हम आईटी मिनिस्टर की बात करते हैं तो उनका दर्द थोड़ा ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि उनके ऊपर तीन मिनिस्ट्री थी। वो कहते हैं ना कि जब आप अगर कोई काम करने के लिए निकलते हो तो अगर आपके ऊपर सिर्फ एक ही काम का बर्डन है तो वो बर्डन नहीं कहलाता, वो फिर क्या है, वो आपका काम है, वो आपको आदत के रूप में लेना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे जब काम जो है वो आपकी कैपेबिलिटी से जस्ट डबल हो जाता है तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो तीसरा नाम आता है वो है रविशंकर प्रसाद, मतलब चौथा नाम जो है वो है रविशंकर प्रसाद जी का, आईटी मिनिस्टर। अब आप देख ही रहे थे ट्विटर के साथ में जो यहाँ पे पंगे चल रहे थे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पंगे हो रहे थे इन्हीं की वजह से क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा किसको, आईटी मिनिस्टर को, और इनको यहाँ से हटा दिया गया। तो ये 4 ऐसे नाम हैं, बड़े ऐसे नाम हैं जहाँ पे रेजिग्नेशन हुआ है। लेकिन मीडिया तो आप जानते ही हैं, है ना। 5वें नाम के ऊपर जो यहाँ पे बवाला चल रहा है वो है निर्मला सीतारमण जी। ऐसा बोला जा रहा है कि निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि हमारे देश का जो फाइनेंस सिस्टम है वो इनके हाथ में, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कोई भी चेंजेस किए नहीं गए। इसी के साथ में होम अफेयर मिनिस्टर, इन्होंने तो इतना अच्छा काम किया है, यानी कि अमित शाह जी ने, कि इनको गिफ्ट में एक और मिनिस्ट्री दे दी गई। और वो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इनको सौंप दी गई, ये नया मंत्रालय बनाया गया। इसी के साथ में दूसरे के बाद भैया तीसरा नाम कौन सा है? राजनाथ सिंह जी। कहा गया कि इनकी जो कुर्सी है वो इसलिए नहीं गई क्योंकि इंडिया और चाइना ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था वहाँ पे इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया था, जिसके चलते इनकी कुर्सी बच गई। चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ द सिनेरियो इज, कहानी में ट्विस्ट अब आता है
यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे आप देखेंगे, जैसे कि ये जी न्यूज़ का है यहाँ पे कंटेंट, इसके हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जो ये नया वाला पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया, यानी कि जो नया वाला कैबिनेट बन के तैयार हुआ है, इस पूरे अगर हम कैबिनेट में देखें तो टोटल कितनी विमेंस हैं, टोटल 7 विमेंस इसके अंदर आपको मिलेंगी। और इसके अंदर इस बार टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं, मैंने सारे मिनिस्टर्स की बात करी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टोटल कितने 77 हैं। तो ये तो चलो बात समझ में आ गई कि ऐसा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब आपको ये बता दें कि ये जो 12 मंत्रियों का मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा हुआ है, उस इस्तीफे के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इस्तीफे हुए। लेकिन जो यहाँ पे अच्छी बात मानी जा रही है वो ये है कि इस बार का ये जो सिनेरियो आया है, इसके अंदर बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन को अपॉइंट किया गया है और ये सभी के सभी ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं। यानी कि कोई ऐसा है जो कहीं पर गवर्नर रहा है, कोई ऐसा है जो सीएम रहा है, कोई कहीं कुछ। तो इसमें से बताया जा रहा है 13 जो हैं वो वकील, 6 डॉक्टर हैं, 5 इंजीनियर हैं, 7 सिविल सर्वेंट्स हैं, 7 पीएचडी होल्डर्स हैं, 3 एमबीएज हैं और 68 ग्रेजुएट्स हैं या फिर ग्रेजुएशन से ज़्यादा इनके पास में कोई डिग्री है। तो ये काफ़ी अच्छा एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारे एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो इस बार के कैबिनेट के अंदर शामिल हुए हैं। अब देखने वाला तो यहाँ पर ये होगा कि जब इस तरीके से हमारे कैबिनेट में इतने ज्ञानी लोग आए हैं तो चेंजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं और उससे हमारे देश के अंदर प्रॉफिट क्या होता है और क्या हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिलेगा। तो इस सिनेरियो के साथ में एक और सिनेरियो आया, वो क्या है, वो यहाँ पर ये है कि इस बार का ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है, इसमें एससी से, एसटी से, ओबीसी से, इन सब कैटेगरी से अलग अलग लोगों को इसके अंदर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इस बार सिर्फ जनरल कैटेगरी को रखा गया, बट इस बार हर एक कैटेगरी से लोगों को रखा गया है। और इस बार की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व है वो आप देख सकते हो कितना परसेंट है, दैट इज 25% आपको मिल रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा इन्होंने इस बार बैलेंस बनाया है। अब ये बैलेंस कितनी दूरी तक जाता है और जो गाड़ी है वो कितना ट्रैक पे चलती है, क्योंकि नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा हो गया है, तो देखने वाला होगा कि रोड जो है वो तो पूरी फ्लैट है, वो तो हम जानते ही जानते हैं, लेकिन ये कितनी दूरी तक जाएगा और कितने अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि इस बार का जो कैबिनेट है उसे क्यों बोला जा रहा है कि हाँ इस बार का कैबिनेट काफ़ी बेहतर है। तो एक्चुअल में रीज़न क्या है यहाँ पे, एक्चुअल में अगर आप रीज़न देखो तो रीज़न सिर्फ इतना सा है, दिस इज़ द पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए कि एजुकेशन को यहाँ पे इन्होंने इस बार फोकस किया है। जितने भी एजुकेशन के फील्ड्स हैं हर जगह पे इन्होंने काम किया है। तो लेट्स सी एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि आगे चल के ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। तो ये तो था एक छोटा सा सेशन जहाँ पे आपको डिस्कशन मिला, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आया होगा और अभी मुलाकात करते हैं 7 बजे के सेशन में, लेकिन इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपका जो नया बैच है गाइस अनअकैडमी पे, वो स्टार्ट होने जा रहा है 14 तारीख से, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस तो मिलेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ में आप ये ध्यान रखिएगा कि एसएससी कैटेगरी के सारे क्लासेस मिलेंगे। आप अगर एसएससी की तैयारी नहीं भी कर रहे हो, एनडीए सीडीएस इन सब की भी कर रहे हो, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होने वाला है और मेरा नया बैच जो है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो अभी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि इतने टाइम पीरियड में आप बाकी क्लासेस को आराम से देख सको, जैसे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कोई मनाही आपको नहीं होगी। कोड प्रति10 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हर संडे को होता है आपका टेस्ट, और ये ध्यान रखना आज 7 बजे का क्लास है, उसके बाद में आपको 2 शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, एक बार इसे देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट हम लोग आज मिलेंगे दोपहर में 2 बजे, जहाँ पे अपने लोगों का टेस्ट होने वाला है, यही मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज के बारे में। और कल सुबह 8 बजे अपने लोगों का क्या रहेगा, क्लास, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेगा टेस्ट होने वाला है जीके का। सो बी ऑन टाइम इन द क्लास। मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।